दुनिया भर में और भारत के उसमें इंक्लूडेड है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम कह लीजिए, एक माहौल कह लीजिए, बन रहा है और बनाया भी जा रहा है बड़ी जोरदार तरीके से। आज प्रधानमंत्री ने भी इसकी बात की है असम से, वो मैं आपको सुनाऊं उससे पहले आपको तस्वीरें में लंदन की दिखा रहा हूं। यूके यानी ब्रिटेन में एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला गया और अपने किस्म का पहला और सबसे बड़ा ऐसा मार्च जो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ था। सेंट्रल लंदन में कल यानी शनिवार को 1 लाख से ज्यादा, दावा तो 3 लाख का भी किया जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है वो 1,10,000 या मैक्सिमम 1.25 लाख तक लोग वहां पर आए और इन लोगों ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया और इसको नाम दिया गया था यूनाइट द किंगडम। यूके को बोलते ही हैं यूनाइटेड किंगडम, तो इन्होंने नाम दिया था यूनाइट द किंगडम और मुख्य मुद्दा था एंटी इमिग्रेशन का। और इसको जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने ये कॉल दिया था इस प्रदर्शन का, वो खुद एंटी इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा चेहरा है पूरे पश्चिम में। उनका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। अभी टॉमी रॉबिन्सन कौन है? ये टॉमी रॉबिन्सन खास तौर पर जो मुस्लिम देशों से जो वहां पर लोग गए हैं अवैध तरीके से या वैध तरीके से, ये उनके खिलाफ हैं मुख्य तौर पर। इनकी जो मुहिम है वो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर से कोई वहां ना आए। इनकी मुख्य बात इनकी ये है कि खासकर मुस्लिम देशों से, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहां से जो लोग आते हैं वो हमारे कल्चर को नहीं मानते और सबसे बड़ा इल्जाम वो हमारी बेटियों पर, बच्चियों पर बुरी निगाह रखते हैं। आपने कई बार सुना होगा ग्रूमिंग गैंग चलते हैं लंदन में, उसकी बाकायदा जांच भी हुई थी। उसमें लगभग सभी आरोप जो हैं वो पाकिस्तान या किसी केस में अफगानिस्तान, वहाँ से वहाँ गए हुए लोगों के ऊपर हैं। छोटी उम्र की स्कूल गोइंग बच्चियों को बहला फुसलाना, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, ये आरोप लगते रहे हैं। आप भी अक्सर उसकी चर्चा देखते होंगे। इन सारे विषयों को लेकर के ये एक मार्च निकाला गया और इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। बड़ी बात, इस प्रदर्शन में टेस्ला के मालिक, एक्स के मालिक एलन मस्क, वो एक वीडियो स्क्रीन के जरिए वो भी इसके अंदर शामिल हुए। दरअसल एलन मस्क ने ही टॉमी रॉबिन्सन को पिछले करीब 1 साल से इनकी मेन स्ट्रीमिंग की है, वरना ये व्यक्ति जो है अपने ही देश में बड़ा घिरा रहता था। कई बार इनको जेल भी हो चुकी है, ये भी अपने मुद्दे से हटते नहीं, किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इनको हमेशा माना गया कि ये फार राइट का आदमी है। कभी मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिली थी टॉमी रॉबिन्सन को, लेकिन जब से इनको साथ मिला है एलन मस्क का तो इनकी प्रोफाइल भी बढ़ गई। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन थे, एक्स पर भी बैन थे जब वो ट्विटर हुआ करता था, तो इनका अकाउंट भी बहाल किया एलन मस्क ने और फिर कल इनकी रैली में भी वो शामिल हुए। इस प्रदर्शन का मकसद ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाना था और इन्होंने मांग की कि अवैध प्रवासियों को देश से तुरंत बाहर किया जाए। इस साल 28,000 से ज्यादा प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते नावों से, बोट्स के जरिए ब्रिटेन में पहुंच रहे हैं। ये यूरोप की बहुत बड़ी समस्या है कि अफ्रीकी देशों से या खाड़ी देशों से लोग जाते हैं बाय सी, नाव में चल के, और उनके वो बने हुए हैं, गैंग्स बने हुए हैं जो उनको क्रॉस करा देते हैं जी, और वो फिर यूरोप के अलग अलग देशों में चले जाते हैं। तो कई यूरोप के देशों ने बाढ़ भी लगाई, जैसे हमने फेंसिंग की हुई है बांग्लादेश या पाकिस्तान के खिलाफ। ये वहाँ कल्चर ही नहीं था, कभी सोच ही नहीं थी, लेकिन अब कई देशों को ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स आए नाव के जरिए, बीच पर आए। वो तस्वीरें कभी बड़ी विचित्र तस्वीरें होती हैं वहाँ पर। लोग जो हैं जैसे लंदन किसी यूके के किसी समंदर के शहर में लोग अपना तफरी कर रहे हैं और अचानक से एक बोट आती है, उसमें से कई सारे लोग उतरते हैं और भागते हुए अंदर चले जाते हैं। अब आप गायब हो गए देश के अंदर जाकर के। ये मुद्दे उठाए गए कल की इस रैली के अंदर जोर शोर से। तो तस्वीरें एक बार, अगर हमारे पास दूसरे और भी शॉट्स हों, एरियल तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि कितना लंबा चौड़ा ये प्रोटेस्ट था। इनके साथ साथ इसी दिन इस प्रोटेस्ट के जवाब में एक प्रो इमिग्रेंट प्रोटेस्ट भी हुआ कल ही, और दोनों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए तकरीबन 1,000 पुलिस वालों को बीच में लगाया गया दीवार की तरीके से कि आपस में भिड़ ना जाएं। लेकिन कई जगह भिड़ंत हो भी गई। लेकिन जो साफ अंतर दिखाई दिया वो था, यहां तादाद 1 लाख के ऊपर थी जो लोग अवैध घुसपैठियों के खिलाफ थे, और जो लोग उन्होंने नाम दिया था एंटी फासिस्ट या प्रो इमिग्रेशन जो लोग थे वो तकरीबन 5,000 ही थे। तो इतना अंतर है। तो क्या ये पश्चिमी देशों का मूड बता रहा है कि मेजॉरिटी, बहुतायत लोग जो हैं अब अवैध घुसपैठ से आजिज आ चुके हैं, वो चाहते हैं घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो ट्रंप कर रहे हैं अपने देश के अंदर, वहां भी उसको समर्थन दिखाई देता है। क्या यूरोप में ऐसा समर्थन घुसपैठियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर मिल रहा है? क्या सोचते हैं सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये विकसित देश हैं यूरोप के, इनकी अर्थव्यवस्था, यहाँ सोशल सिक्योरिटी नेट बहुत स्ट्रांग है
और ऐसे में तमाम सारे उन देशों के जहाँ ऑडियो भी बढ़ा सकते हैं। उन देशों के लोग जिन देशों में क्राइसिस है, कहीं कई वार जोन्स हैं, कहीं अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, जैसे मिडिल ईस्ट में आप देखिए बहुत सारे देशों में तो पिछले दशकों से लड़ाई की स्थिति चल रही है। इधर आप सर्बिया वगैरह में देखिए, वहाँ से इन सब इलाकों से ज़्यादातर माइग्रेशन यूरोप की तरफ हो रहा है। और ये स्वाभाविक मतलब जियो पोलिटिकल डेमोग्राफिकल कंपल्शन है कि जहाँ संसाधन होते हैं उधर ही माइग्रेंट होता है। भारत में क्यों हो रहा है भाई? भारत से लोग नेपाल, लेकिन सर ये नया फिनोमिना है, इतनी तादाद में पहले नहीं होता था। नहीं तो होता इसलिए नहीं था पहले कि अब जैसे जैसे वो माइग्रेंट्स, ये अवैध प्रवासी, अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, तो वैसे वहाँ के संसाधनों पर दिक्कत हो रही है, वहाँ बस्तियाँ बन रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तमाम सारी सामाजिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो लोगों में गुस्सा भी आ रहा है। पहले तो लोग लेते थे भाई चलो यार, ये चूंकि यूरोप में एक मानवीय दृष्टिकोण बढ़ा रहा है कि भाई आने दो, अगर बसने दो, लिबरल्स के हाथ में रहा शुरू से। फ्रांस वगैरह में सब जगह आप देखिए तो वो लिबरल्स की वजह से वहाँ लोग आते गए, बसते गए। लेकिन अब डेमोग्राफिक जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह बदलाव हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये तो ज्यादा हो गया। अब तो ये उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो रही है। इसमें सर स्पेसिफिकली जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ ये गुस्सा ज्यादा है यूरोप के अंदर, खास इंग्लैंड के अंदर खास तौर पर, क्योंकि उसमें वो ग्रूमिंग गैंग वाली कंट्रोवर्सी भी साथ में चल रही है। फिर कई ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है इमिग्रेंट्स हो गए अलग मुस्लिम देशों से आए हुए लोग, और फिर वहाँ पर वो गिटवाइजेशन हो जाता है। फिर वो जो आम नागरिक हैं जैसे लंदन में, वो कई इलाकों में नहीं जाना पसंद करता, तादाद लोग भी नहीं पसंद करते कि यहाँ पर वो लोग, तादाद भी उनकी ज़्यादा है। वो चाहते हैं ऐसे कपड़े पहने खास तरीके के लोग जब वहाँ से गुजरे। में मुस्लिम जो हैं विभिन्न देशों से, उनकी तादाद भी ज़्यादा है, ज़्यादातर वही है सर। जी, ये क्या बता रहा है ये मूड के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि ये जब नाक के ऊपर पानी जाने लगा तो उन देशों को समझ में आया जो आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देकर रखते हैं और कहते हैं कि हम प्रत्यर्पण भी नहीं करेंगे। भारत के कई वांछित आतंकवादी लंदन में और कई अभी भी अमेरिका से यही सब काम करते हैं। अब उनको प्रवासी वाला मामला समझ में आ रहा है कि अवैध प्रवासी होना होता क्या है। दुनिया के सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहीं लंदन में होगा, कहीं हांगकांग में होगा या कहीं यूएस में होगा, यही इन्हीं जगहों से सब ऑपरेट करते हैं। तस्वीरें देखिए, और ये दुनिया में हर जगह ह्यूमन राइट्स के नाम पर ऐसे अवैध प्रवासी, ऐसे किसी सोसाइटी का जो एथनिसिटी है, उसका जो कल्चर है, उसको डिस्टर्ब करने वाले लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब लंदन को ये सब झेलना पड़ा है। लेस्टर में जो दंगा हुआ था वो सबको याद है। अलग अलग शहरों में अब दंगे होने लगे। सवाल यहां यह है कि क्यों दुनिया भर के किसी भी देश को उसको अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अपनी पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, क्या किसी देश की विरासत, किसी देश की संस्कृति, वो कोई भी देश हो सकता है। हमारे देश में जैसे तमाशा होता है ना, रोहिंग्या भाग क्या है तो भाई क्यों नहीं जा रहे, बांग्लादेशी भाग क्या है तो कहीं और क्यों नहीं जा रहे, मुस्लिम देशों में ही क्यों नहीं जा रहे, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि दुनिया को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। भारत जैसे देश में एनआरसी लागू करने का तुरंत, ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि हाई टाइम है, हम बहुत ये जो लेफ्ट के लोग या जो लोग इनके पक्ष में हैं इमिग्रेशन के, वो विरोध करने वालों को फासिस्ट कहते हैं, फांसीवादी हैं। ये नहीं, ये तो कमाल की बात है कि हमारी जान पे बनाए, हमारे घर परिवार की इज्जत न रह जाए, हमारी संपत्ति कब्जा कर लें, हम रहने नहीं पाए, हम खाने नहीं पाए, हम चलने नहीं पाए, और अगर हम बोलें कि भाई हमें रहने दो हमारी तरह से, तो आप कह दो कि हम फासिस्ट हैं। दरअसल दुनिया भर में जो लिबरल और कम्युनिस्ट, मेरा ये पूर्वाग्रह था, लेकिन अब ये पूर्वाग्रह पूरी तरह से पक्का होता जा रहा है, ये दरअसल है ही नहीं, ये कट्टर हैं। असली फासिस्ट यही हैं जो किसी भी चीज को सिर्फ जड़ता में देखते हैं, विषय के लिहाज से देखना नहीं सीखते। तो ये लाख भर जो लोग थे, इनकी मांग जायज है कि अवैध घुसपैठिए बाहर। अगर मांग नहीं होती तो वहां कोई क्यों निकलता? मैं आपको आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा अभी सुना रहा हूं एक बार। लेकिन यूरोप में खास तौर पर एक थ्योरी बहुत चल रही है, और इस थ्योरी को बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। वो लेक्चर्स भी देते हैं, वीडियोज भी बनाते हैं। उनका कहना है कि एक रिप्लेसमेंट थ्योरी काम कर रही है। अभी रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या है? कुछ लोगों का यह दावा है कि ये एक तरीके का मुहिम है ये इन इमिग्रेंट्स की, कि यूरोप में से जो वाइट्स की आबादी है उसको रिप्लेस, खत्म करो उसको। असल लड़ाई डेमोग्राफी की है। कई लोग कहते भी हैं कि डेमोग्राफी इज किंग, जिसकी संख्या ज्यादा उसी के पास सब कुछ है। ये डेमोग्राफी की लड़ाई है। ये मुस्लिम देशों से खास करके लोग जो वहां आना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ाएंगे, और वाइट्स जो वाइट रेस है उसको वो माइनॉरिटी बना देंगे। ऐसा आरोप वहां पर कई लोग लगाते हैं। सर, सारी लड़ाई वही चल रही है ना हिंदुस्तान में भी और
दुनिया भर के देशों में भी, यूरोप में, और अभी आपने फ्रांस का जिक्र किया, भी फ्रांस में भी केवल यही सारा बड़ा हुआ था, वो सारी की सारी रैली फ्रांस, बेल्जियम सब जगह जर्मनी हो रहा में है, जर्मनी में है, तो वो सब जगह पर वो हो रहा है। स्पेन। और वो डेमोग्राफी पर क्यों आता है, इसको ये समझने कि भाई पिछले 50 साल से ये चल रहा होगा, चल रहा है ना, तब इतना विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन जब पूरी सोसाइटी के एक डेमोग्राफी चेंज होने लगे और उसका असर उनकी जिंदगी पर, जो वहां रह रहे हैं उन पर पड़ने लगता है, तब वो विरोध होता है। हालांकि आबादी में बहुत ज्यादा नहीं है, आबादी मुस्लिम में नहीं है, आबादी लेकिन यूके हाँ, की 6% है, तो वो वहाँ पर उस तरह से नहीं है। लेकिन लंदन में 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ है। एक और कॉमन बात है, मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में, सब जगह ये जो सारी थॉट है वो राइट विंगर्स है, सब राइट। मतलब तो अब आप उनको कह लें कि भाई लेफ्ट और लिबरल्स को फासिस्ट कह लें या जो भी कह, लेकिन एक राइट विंगर्स का एक सोच है कि भाई इस तरह से उनको अपनी संस्कृति, कल्चर, उसका डर लगता है, वो वाजिब है, वो असर्ट कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, तो उससे झगड़ा शुरू हुआ है। पहले वो असर्ट नहीं कर रहे थे, अब वो असर्ट कर रहे ये हैं। सोच जायज है इनकी कि भाई अब ये हमारी संस्कृति पर बनाई है। हाँ, तो वो इस लेवल पर पहुंच गए ना, तो तभी जायज हुई ना वो। मैं पूछ ये रहा हूं, कह रहा हूं कि आपको लंदन लगता है में ऐसे हालात हैं? ऐसे हालात है। लेकिन मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूँ कि मैं स्पेन में, इजिप्ट में वहाँ था, तो इसका और दूसरा असर क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जो मजदूर वाले जो लोग हैं, बंधुआ मतलब जो लोग होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जो कंपनियाँ हैं, वो जो लोग लेके जा रहे हैं उनको, वो उनके ये वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह सब हटा देते हैं। अब उन लोगों को भी वो उसी भीड़ में शामिल कर ये लेते हैं। कोलैटरल डैमेज के लिए, ये अमेरिका में भी होता है नहीं, कई ये बहुत बार। जगह है, क्योंकि मैंने देखा कि वो बहुत परेशान होते रहते हैं एम्बेसीज में, कोई उनको सुनने वाला उसकी नहीं। वजह ये है जी। कि इंडियंस को, और ये भी एक मुहिम चल रही है और मुझे लगता है इसका हम सबको साथ भी देना चाहिए। वो कहते हैं खासतौर पर इंडियंस जो हैं उनको उनकी क्लबिंग एशियन के तौर पे कर एशियन दी के तौर जाती पर है। लंदन में, आप लंदन ये एशियन जाएंगे, है, एशियाई मूल के। लंदन में जाएंगे तो वहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नहीं हाँ, है, वो एशियन से भारतीय है, भारतीय मूल के लोग जो हैं उन्होंने कहना शुरू किया श्रीलंका है भी कि उसी में आ जाते हैं। हमारी गिनती लेकिन आप पाकिस्तानी और एशियंस में मत कीजिए, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हमको अलग मानिए, क्योंकि उनका व्यवहार भी अलग है बाकियों से। एक और इंटरेस्टिंग बात है, यदि आप लंदन गए हो, मतलब लंदन में क्या होता है कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं, यूएस में भी है, कि वो सारे रेस्टोरेंट्स के नाम इंडियन है। ताजमहल होगा, सही दिल्ली कह रहे हैं। ओल्ड ये होगा, मुंबई होटल, कुछ भी हो। मुंबई होटल, और वो सारे के सारे पाकिस्तानी ओन्ड या बाय बांग्लादेशी हैं। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी। ज्यादातर होटल पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, नाम उसके इंडियन होते हैं। सर, मैं जरा मोदी जी की बात सुना दूं, तो क्योंकि ये मुद्दा हमारे यहाँ भी चल ही रहा है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज असम में घुसपैठियों के मुद्दे पर क्या बोला? साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब मोदी जी कह रहे हैं मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है बॉर्डर के इलाकों में, और ये सच्चाई है और इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत में जो बात कही जा रही है और लंदन में जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक ही प्रॉब्लम है ये? निश्चित रूप से। और लंदन के अंदर तो 16% आबादी अब जो है वो अवैध प्रवासी घुसपैठियों लोगों की हो चुकी है। इतना बड़ा संकट लंदन में खड़ा हो गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो असम में कहा है
वही प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में कहा था, वही प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार गए थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। और आसाम तो घुसपैठियों का सबसे बड़ा एक मुझे लगता है कि देखना चाहिए कि आसाम में किस तरीके से घुसपैठ हुई है। और जो हेमंत विश्व शर्मा लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध लोग बांग्लादेश घुसकर आसाम का डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब सर के ऊपर से पानी निकल चुका है आसाम के अंदर, बंगाल भी उस दिशा में चला गया है। लेकिन ममता बनर्जी तो उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी कहती है कि अब भाई जो घुसपैठी आएंगे आप उनको बांग्लादेशी बता देते हो, हमारे बंगाल के लोगों को आप घुसपैठी बता रहे हो। और ममता बनर्जी ने भी उनके समर्थन में रैली निकाली थी कि भाई हमारे लोगों को आप घुसपैठी बना रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि देश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एक वर्ग है जो किसी भी हालत में घुसपैठी को इस देश के साधन और संसाधन पर कब्जा न करने देने के लिए प्रतिबद्ध है। और वही एक वर्ग भी है जो घुसपैठियों को इस देश का नागरिक बनाकर अपना वोट बैंक बनाने के तैयार खड़े हुए। यह स्थिति वैसी है जैसे 1 लाख लोगों ने लंदन में घुसपैठी के खिलाफ रैली की और 5000 लोगों ने घुसपैठियों के समर्थन में रैली की। तो ममता बनर्जी ने वो भी अंतर दिख रहा है। वो अंतर दिख रहा भारत है। में भी यही अनुपात है। बिल्कुल यही अनुपात है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर आप लोगों को फाइनल कमेंट होते नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं सर अगली खबर पर। ये प्रतिबद्धता एक्शन में भी आ जाए तो अच्छा रहे ना। कुछ करेंगे वो तो कह रहे हैं, मैं एनआरसी करेंगे असम में। अच्छा, अब 11 साल तो हो गए हैं दोनों जगह, असम में भी और दिल्ली में चुनाव भी। आ रहा है, अच्छा, अब आजकल घुसपैठी असम में है। अभी तो यही अभी बताया। बिहार में आए। मुद्दा असम में ही बन रहा है, मुद्दा असम में ही बन रहा है, ये बात सच है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ट्रंप ने अब क्या कहा है। ट्रंप अब मुझे लगता, कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब फंस गए हैं। अब ये उनके लास्ट जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको लेकर के, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर के, उससे ऐसा ही लग रहा है कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। दावे बड़े बड़े किए थे, आऊंगा आते युद्ध रुकवा दूंगा मैं, युद्ध नहीं रुकवा पा रहे वो। ना इनकी बात पुतिन मान रहे हैं, ना जेलेंस्की मान रहे हैं, और वो ये खुल के कह रहे हैं कि जब मैं पुतिन को मना लेता हूं तो जेलेंस्की नहीं मानता, जब जेलेंस्की को मना लेता हूं तो पुतिन मना कर देता है युद्ध रोकने से। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं। फिर उन्होंने कहा भारत को बताया बलि का बकरा, भारत पर टैरिफ लगाओ, ये रूस से तेल खरीदता है। लोगों ने पूछा चीन से क्यों नहीं खरीदोगे, बोले चीन से हमारा अलग मामला है। अब पहली बार इन्होंने ये कहा है, और यूरोप के देशों को एक खुली चिट्ठी लिखी है इन्होंने, और मतलब और उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। उस पर इन्होंने ये कहा कि तुम पहले तेल खरीदना, गैस खरीदना बंद करो रूस से, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर कोई और कदम उठाऊंगा। तुम अगर चीन पर 50% 100% टैरिफ लगाने को तैयार हो तो करो, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब इन्होंने जो है घंटी बांध दी है यूरोप के गले में कि तुम पहले करो, युद्ध तुम्हारा है, मेरा नहीं है, दिस इज योर वॉर, जेलेंस्कीज वॉर उन्होंने लिखा। ये जेलेंस्की की लड़ाई है, यूरोप की लड़ाई है। नेटो पूरी तरीके से अभी भी रूस के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नेटो खुल के आए, और फिर वो इस बार चाइना का नाम लिया है, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाओ और अपना तेल खरीदना ये सब बंद करो। मजे की बात, ये खुद ये बहुत कुछ खरीदते हैं रूस। खुद ने सैंक्शन नहीं, हाँ, ये चाइना के साथ भी खूब व्यापार कर रहे हैं और रूस के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप उस पर नहीं बोला, लेकिन अब ये इन्होंने दबाव बनाना यूरोप पर शुरू कर दिया है। हमें समझना यह है कि इस दबाव में कहीं क्या हम भी पिसने वाले हैं क्या, ये समझना है विजय जी। हम अपनी नीति से चल रहे हैं। आप सोचिए, यूरोप के रास्ते छोड़िए, जब वो सीधे हम पर टैरिफ पर आ गए हैं, उसका भी हम एक अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो तो हर दिन बदलते हैं, उन पर तो कुछ मेरे ख्याल से थोड़े दिन आप है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या ये भारत के ऊपर और टैरिफ लगाने का माहौल बना रहे हैं? अभी इन्होंने G7 देशों से भी कही थी बात। वो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि भाई 100% ही लगा दे, यूरोप जो है पूरा टैरिफ जो है भारत पर और उस पर लगाए, चाइना पे लगाए। लेकिन वो दोनों तरह से बात करते हैं। फिर कल सुबह फिर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री टैरिफिक मैन एंड माई फ्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि उनको करने दीजिए, और हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के साथ लड़े। और जब हम अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं टैरिफ पर, तो यूरोप से लड़ने में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। त्रिपाठी जी, कोई हमारे लिए नई चुनौती आ रही है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नई चुनौती है। हमें तो ये बात करनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, क्योंकि अब जिस तरफ ही जा रहे हैं, अगर पूरी पोस्ट में भारत का कहीं नाम तक नहीं लिखा है, तो एक तरह से ये 2016 to 2020 वाले ट्रंप है जो चाइना से लड़ रहे थे। अगर वो चाइना की तरफ लोग जो है फिर भरोसा करने लगेंगे। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो पलट जाएंगे तो हम वही बात करेंगे ना। हम ये तो नहीं कर सकते कि मन उनका क्या है, मन में कोई हंस रहा है तो कैसे जानेंगे। जब सामने हंसेंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल वो चाइना के खिलाफ अपनी बंदूक तानते दिख रहे हैं। और अगर रणनीतिक तौर पर इस भाषा को समझे तो जो पिछले दिनों में सर्जेई गोर, जो पिछले दिनों में मार्को रूबियो और खुद ट्रंप ने बोला है, उसका ये परिणाम दिखता है। तो मुझे लगता है कि उस तरफ जा रहे हैं, और अगर उस तरफ जा रहे हैं तो डाइल्यूट होता हुआ भारत तेल ना खरीदे, ये तो सभी लोग अभी भी कह रहे हैं ना। लेकिन नहीं कहेंगे तो अब कहना थोड़ी ना बंद करेंगे हम। ये तो वही बात होती है कि दोस्ती कर लेते हैं, टैरिफ हटेगा हमसे, हमारे ऊपर से टैरिफ हटेगा। मुझे लगता है कि ऐसा हो जाए, हटेगा। सर मुझे लगता है कि अगर रत्ती भर भी ट्रंप साहब का मन भारत के प्रति बदला होता तो 25% की जो पेनल्टी कम से कम वो तो विड्रॉ कर ही देते इमीडिएट, कि चलो आज मैं 25% विड्रॉ कर लेता हूं, बाकी 25% का जब ट्रेड अपने डील फाइनल होगी तब डिसाइड कर लेंगे क्या करना है, मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूं।
वो उनको लग रहा है 50% ट्रंप कुछ सॉफ्ट हुए हैं भारत के प्रति। नहीं, शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार में दिखना चाहिए ना। आप ट्वीट करते रहो लेकिन आप 25% का टैरिफ भारत पे लगाते रहो, भारत के व्यवसायियों को परेशान करते रहो, आप अमेरिका की जनता को परेशान करते रहो। ठीक है। वो ट्रेड डील 6 बैठक होने के बाद भी फाइनल नहीं हो पा रही है। ठीक है, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि नवंबर तक हो जाएगी, ट्रंप भी कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन कहीं तो गतिरोध है ना। आप भरोसा अभी भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं ट्रंप लगता पे। कि अभी भी कोई ठीक है बहुत सर। भरोसा सर एक अंतिम होगा। खबर बता दूं यूरोप से जुड़ी, फिर आपका कमेंट लेता हूं। आपको याद होगा कि पोलैंड के ऊपर रूस के कुछ ड्रोन आ गए थे, और पोलैंड नेटो का मेंबर है, वहां नेटो ने सब एयर डिफेंस वगैरह लगा रखा है, तो उन्होंने शूट डाउन कर दिए। उसके बाद मामला बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये पहला मामला था पिछले 3 साल में, जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कि नेटो के सेनाओं ने कोई जवाब दिया हो। अब उसके बाद ट्रंप ने कहा भाई गलती से आ गया होगा पोलैंड में। रूस ने भी ये कहा कि हम टारगेट पोलैंड को नहीं कर रहे थे, हमारे ड्रोन्स गलती से वहां चले गए। पोलैंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको लगता है कि रूस देर सवेर हम पर भी हमला करेगा। तो अब ये लड़ाई एक कहीं जो जिसकी सारी कोशिशें हो रही हैं, ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवाना चाहता हूं, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं, ये कोई नया मोर्चा तो नहीं खुल जाएगा सर? नहीं, नया मोर्चा मुझे नहीं लगता रूस खोलेगा अभी। यूक्रेन को लेकर के जिस तरह रूस खुद फंसा हुआ है, रूस भी तो फंसा हुआ है 3 साल से। उन्होंने सोचा था कि हम 30 दिन में निपटा देंगे मामला, लेकिन वो 3 साल में अभी तक नहीं निपटा। तो नया पोलैंड, और पोलैंड तो सीधे नेटो का मेंबर है, यूक्रेन मेंबर नहीं था। इसीलिए तो गंभीर मामला है। यूक्रेन तो बन रहा था मेंबर, इस पर झगड़ा हुआ। अगर पोलैंड पे हमले का मतलब नेटो का हमला, तो सीधे सीधे नेटो सामने आ जाएगा। नेटो हालांकि अभी भी यूक्रेन के साथ है, लेकिन फिर डायरेक्ट फाइट हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता रूस इस तरह की कोई गलती करेगा। एक बात जरूर है कि पोलैंड इतिहास से आप देखिए हमेशा जर्मनी और रूस के बीच में एक सैंडविच कंट्री रहा है। हिटलर ने भी पोलैंड पर कब्जा किया था, उसके बाद सबसे पहले रूस ने पोलैंड पे किया था। उसके बाद फिर रूस से युद्ध हुआ, और रूस की भी जब ये सोवियत संघ का जमाना था, तो पोलैंड बिल्कुल रूस का एक तरह से कॉलोनी जैसा देश था, पूरा कॉलोनी था। तो ये एक नया महाज नहीं खुलेगा। अरे भाई, उससे भी गंभीर तो जो कतर पे हमला कर दिया इजराइल ने, वो ज्यादा गंभीर था। लेकिन ट्रंप साहब को वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है। ट्रंप साहब तो भारत पे लगा रहे हैं टैरिफ, लेकिन वहां जो गाजा में रोज हो रहा है, और जो जिस तरह से वहां कतर पे कर दिया, और वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप युद्ध रुकवा रहे हो। नई बात जोड़ दूं सर, बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी, लेकिन ये बात कर लेते हैं हम लोग, आज समय भी कम रहा है। लेकिन फिर अभी एक भारतीय मूल के व्यक्ति की गला बेहेड करके, गला काट के हत्या हुई अमेरिका के अंदर। अमेरिका की राइट विंगर पार्टीज या ट्रंप की पार्टी ने उसकी कोई घोर आलोचना नहीं की किसी तरीके से, उसको रेसिस्ट अटैक भी नहीं बताया, कुछ नहीं किया उन्होंने। अब एक बात नई चल पड़ी है कि जैसे अभी आपने कहा कि इजराइल कुछ भी कर लेता है मनमानी अपनी, अमेरिका कुछ नहीं कहता। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की इकोनॉमी में ज्यूज की हिस्सेदारी, यहूदियों की जो पूरा कंट्रोल है इकोनॉमी का। भारत का डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है अमेरिका में, लेकिन वो बोलता नहीं है। क्या हमें उनको भी असर्ट करना चाहिए? अब असर्ट करना चाहिए। दिक्कत लेकिन भारत के डायस्पोरा की है कि जब वो मजबूत हो जाते हैं तो अपने को भारतीय मानने से इनकार कर देते हैं। आप बॉबी जिंदल से पूछिए, वो अपने को भारतीय नहीं मानते। कमला हैरिस से बात करिए, तुलसी गाबार्ड से बात करिए, ये जो बड़े नाम है वो अपने को इंडियन मानते ही नहीं है। जो समीर भाटिया हैं वो तो भारत के पीछे ही पड़े हैं। हाँ, समीर भाटिया को देख लीजिए। एक फाइनल छोटा कमेंट सर। नहीं, तुलसी गाबार्ड तुम्हारे ख्याल से भारतीय है नहीं, कमला हैरिस भी वहाँ उनके पहले चले गए थे तो वो भी नहीं है। आप रूट्स की बात कर रहे हो और आप वहाँ जगह, ये इंडियन डायस्पोरा की ही ताकत है जो आपको अमेरिका का बदलाव दिख रहा है। वहाँ वो एसर्ट कर रहा है, वहाँ वो ये बता रहा है कि भारत के हितों के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा। कहाँ दिखा आपको ऐसा होता हुआ? सारे लॉबिस्ट इस वक्त आप देखिए, ट्रंप आप देखिए, दरअसल बड़ी मुश्किल ये है कि ट्रंप के मिजाज के लिहाज से आप पूरे अमेरिका को देखने लग रहे हैं। अगर पूरी अमेरिकी लॉबी को आप देखें तो पिछले 1 दशक में भारतीय डायस्पोरा का जो दबाव है उसकी वजह से सब चेंज हुआ। आपको काश पटेल नहीं दिखते, आपको विवेक रामास्वामी नहीं दिखते, तुलसी गाबार्ड नहीं दिखती, जिनके बयान आप देखिए जो जिस तरह की बात करती हैं, प्रो इंडियन बात करती है। खुद ट्रंप प्रो इंडियन बात करने लगे थे, अब उनके अपने मन की कुछ महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से पलट गए, तो ठीक है पटरी पे आए। मान रहे हैं कि हाँ इंडियन, बिल्कुल हमारा जो समुदाय है वो दबाव बनाता है भारत के हितों, उनका दबदबा है बिल्कुल।